हेलो दोस्तों, ए टू जेड हिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले नेवी हमारे कोस्ट करना है एयरफोर्स का जीके एंड जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 17। ठीक है, जिसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे इसको। ठीक है, इसको करने से पहले एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने आपके लिए इंडियन कोस्ट का जिसमें डीबीजीडी यानी यांत्रिकी आता है उसके लिए एक मॉक टेस्ट तैयार किया है ना, जिसमें कुल 16 क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें 15 क्वेश्चन इंग्लिश के और 10 क्वेश्चन है साइंस के, और जीके के 5 क्वेश्चन है, और मैथ के 20 क्वेश्चन है, और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन है ना, जिसको कुल मिला करके है ना कुल 6 है ना 600 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर और इसमें 600 में 3 सेट दिया गया है, 3 सेट दिया गया है। ठीक है, अगर आपने इसको कर लिया, ठीक है, तो मानिए आपकी जो तैयारी है वो 90% की तैयारी हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसको पूर्ण रूप से यानी सिलेबस के आधार पे ही बनाया गया है। पूर्ण बेस जो है इसका सिलेबस से लिया गया है ना, जिसका जितना ही क्वेश्चन रहता है ना, जिस सब्जेक्ट से जितना क्वेश्चन रहता है वैसे ही दिया गया है। ठीक है, और जिसका कॉस्ट भी बहुत ही कम है, यानी जिसका प्राइस बहुत ही कम है ना। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने मॉक टेस्ट की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था, यानी पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, घटोत्कच और कुमारगुप्त प्रथम। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी श्रीगुप्त। पहला ज्ञात गुप्त शासक जो था वो था श्रीगुप्त, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो यही हुआ श्रीगुप्त, या गुप्त वंश के संस्थापक जो था वो श्रीगुप्त था। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए हुआ। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा चीनी यात्री फाहियान, यानी चीनी यात्री जो फाहियान था वो किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। फाहियान जो है किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था, तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। इसलिए हमारा जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वो भारत आया था। ठीक है, अब चलते हैं 3 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मात्र 2 ऊतक कौन से हैं, मतलब मात्र ऐसे 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं, मतलब खून के द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन ए है नाखून, कॉर्निया, त्वचा, मस्तिष्क, अंगुलियां और नाक, पैर और भुजा। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नाखून और कॉर्निया। नाखून और कॉर्निया हमारे शरीर के ऐसे 2 ऊतक हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए हुआ। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया था। जो अंग्रेजी संसद है ना, अंग्रेजी संसद जो है उसमें भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन ए 1852, 1856, 1858, 1860। बताइए इसका जो सही आंसर हुआ क्या हुआ। देखिए इसका जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए हुआ, सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, 1858 में। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम अंग्रेजी संसद में पारित कब किया गया था, यानी कब पारित किया गया 1858 में। ठीक है, इसलिए हमारा जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी हुआ। देखिए और यहां तक आपको अगर कोई दिक्कत है आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, और हाँ आप इसका मॉक टेस्ट का सेट लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जिसका जितना ही मार्क्स आता है वो आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये हमें पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है ना। और आपके लिए अलग से भी वीडियो लेकर के आया जाएगा टॉपिक वाइज, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई, यानी भारत में पहली यूरोपीय बस्ती कहां पे बनाया गया, कहां पे स्थापित किया गया। ऑप्शन ए कोचीन, चिनपुरा, सूरत, चेन्नई। अब बताइए इसका सही आंसर होगा क्या हो। देखिए भारत में पहली यूरोपीय बस्ती कहां पे स्थापित किया गया था, वो किया गया था चेन्नई में, है ना। नहीं सॉरी सूरत में, सूरत नहीं कोचीन में किया, सॉरी कोचीन में किया गया था, है ना। पहली यूरोपीय बस्ती स्थापित कहां किया गया था, कोचीन में। इसलिए हमारे सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए हो। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चर्म रोग के उपचार में, है ना, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो
आइसोटोप कौन सा है ना, जो हमारा चर्म रोग होता है ना, जो चर्म रोग होता है उसके उपचार करने के यानी उसके इलाज करने के लिए हम कौन से रेडियो आइसोटोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस कि रेडियो आयोडीन। अब बताइए इसके जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, रेडियो फास्फोरस। चर्म रोग के उपचार के लिए हम रेडियो फास्फोरस का उपयोग करते हैं, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन सा रंग होता है ना, जो हमारा फोटोग्राफी होता है ना, फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन सा रंग होता है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी, लाल, नीला, हरा ना। इसे हम प्राथमिक रंग भी बोलते हैं, इसे प्राथमिक रंग भी बोलते हैं, लाल, हरा और नीला को। ठीक है, फोटोग्राफी में मुख्य रूप से ये रंग पाया जाता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बहुत ऊंचाई यानी बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य का जो लाल रुधिर होता है, लाल रक्त जो होता है, उसकी कणिकाएं क्या होती है, उसकी कणिकाओं पे क्या असर पड़ता है। उसका आकार बढ़ जाता है कि संख्या बढ़ जाता है कि आकार छोटा हो जाता है कि संख्या घट जाती है। बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी उसकी संख्या बढ़ जाती है ना। जब हम जितना ही ऊंचाई पर जाते हैं हमारे रक्त कणिकाओं की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल है। ठीक है, थार मरुस्थल कितना है, तो वह है 60%, इसलिए हमारा जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी हुआ। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी हुआ। अब देखिए एक और बात है यहाँ पे, ये जो राजस्थान में थार मरुस्थल है ये विश्व का, है ना, विश्व का 10वां सबसे बड़ा, है ना, विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा, थार। ठीक है, इसको अब याद रखिएगा। क्वेश्चन ये भी देता है विश्व का या क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि थार जो है कुल मरुस्थलों की संख्या में सबसे बड़ा मरुस्थलों की संख्या में कौन से नंबर पे है, तो है 10वां नंबर पे है। ठीक है, और यहाँ पे कहेगा तो राजस्थान में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग थार है, तो है 60%। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कौन सा, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा। बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गुजरात, है ना। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है, गुजरात है। यहां से प्रति वर्ष, है ना, प्रति वर्ष 160 लाख टन, 160 लाख टन नमक प्राप्त किया जाता है, यानी नमक उत्पादन किया जाता है गुजरात के तट से। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी हुआ। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, है ना, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वो कहाँ है, वो है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। देखिए, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। देखिए इसको सेट लगाने के लिए क्या कीजिएगा कि वीडियो को पॉज करके आप सेट लगाइए। ठीक है, और जिसका जितना मार्क्स आ रहा है आप कमेंट में जरूर शेयर करिए। एक बात और कि अगर आपने इसका 1 से, है ना, 16 तक अगर मॉक टेस्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसका वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से भारत में, मतलब निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी, भारत में उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गोदावरी। आप बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या। देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गंगा। ठीक है, गंगा जो है भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, और ये कहां से उत्पन्न होती है, गंगोत्री से उत्पन्न होती है, गंगोत्री से उत्पन्न होती है, इसलिए, है ना, सबसे लंबी नदी है भारत की कौन सी, गंगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है। यानी इसका कहने का मतलब है
भूटान देश के साथ भारत में, है ना, भारत के किस राज्य की संख्या सबसे अधिक लंबी है? संख्या नहीं, सीमा यानी लंबाई कितनी है? सीमा सबसे ज्यादा किसकी है? तो है असम की। कितनी है? 267 किलोमीटर। 267 किलोमीटर असम और भूटान क्या करते हैं? सीमा का साझा करते हैं। और पूछ देगा भारत और भूटान की कुल सीमा की लंबाई जो है कितनी है? तो वह है 699 किलोमीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आपको? इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है? तो है असम के साथ। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? ठीक है, मोहम्मद गौरी भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? ऑप्शन ए 1172, 1175, 1178 और 1182। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बी होगा, है ना। 1175 में मोहम्मद गौरी ने भारत पर सबसे पहली बार आक्रमण किया था 1175 में। और वो किन के विरुद्ध किया था? तो मुल्तान के विरुद्ध, यानी मुल्तान पर आक्रमण किया था, मुल्तान पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कि नटराज की कांस्य मूर्ति किस वन से संबंधित है? जो नटराज की कांस्य मूर्ति है ना, नटराज की कांस्य मूर्ति का संबंध किस वन से है? तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चोल, चेर, पांडव, राजपूत। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी चोल, चोल शासकों से संबंधित है। ठीक है, ये जो है चोल शासकों से संबंधित है, चोल शासकों से संबंधित है। नटराज की कांस्य मूर्ति किसने बनाया था? तो चोल शासकों ने बनाया था। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि ब्रिटेन की रानी महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम थी वो किसके समकालीन थी? भारत में किस राजा के समकालीन थी, यानी किस शासक के समकालीन थी? वो थी अकबर के समकालीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देख लीजिए ये जो थी ब्रिटेन की कब तक रानी, कब से कब तक रानी रही थी? तो ये 1800, है ना, 58 से 1603 तक रानी रही थी। कहां की? तो ब्रिटेन की।
अकबर की अगर मृत्यु पूछ देगा तो ये हुआ था 1605 में, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन है, ब्रिटेन की प्रथम महारानी जो इलिजाबेथ थी वो किसके समकालीन थी, तो अकबर के समकालीन थी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस सरकार ने मुंह सरकार अभियान लॉन्च किया। मुंह सरकार, देखिए इस तरफ का अगर क्वेश्चन पूछता है मुंह सरकार मुंह बस तो डायरेक्ट उड़ीसा मार देना है, ठीक है। इसलिए क्या होगा इसका, मुंह सरकार किसने लॉन्च किया था, तो उड़ीसा ने किया था, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी हुआ, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि पांडा भी उसी कुल का सदस्य है जिस कुल का, है ना, क्या है ना, पांडा किस कुल का सदस्य है, अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, पांडा भी उसी कुल का संबंध है जिस कुल का क्या है, सदस्य है, जिस कुल का भालू है। भालू और पांडा एक ही कुल के सदस्य, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अगर यहां तक आपको कोई दिक्कत है आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, कीवी पक्षी कहां पाया जाता है। जो कीवी पक्षी है वो कहां पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका, भारत में, ठीक है, कि न्यूजीलैंड में, कि पूर्वी इंडीज में। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूजीलैंड में। कीवी पक्षी जो है वो कहां पाई जाती है, तो वो पाई जाती है न्यूजीलैंड, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है। एस विजय लक्ष्मी जो है वो क्या खेलती थी, है ना। एस विजय लक्ष्मी का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन से, टेबल टेनिस से, चेस से, हॉकी से। बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, चेस, है ना। एस विजय लक्ष्मी जो थी वो क्या खेलती थी, चेस खेलती थी, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, ओलंपिक चिन्ह का अर्थ क्या होता है। देखिए ओलंपिक आप लोग सुना होगा, है ना, ओलंपिक खेल के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो ओलंपिक में एक चिन्ह होता है, उस चिन्ह का मतलब क्या होता है, ओलंपिक चिन्ह का मतलब क्या होगा, कि खेलने की ललक, चैलेंज, निरंतरता, अखंडता। अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, निरंतरता। यानी ओलंपिक चिन्ह का मतलब होता है निरंतर, कंटिन्यूटी, यानी इसे हमेशा बढ़ते रहना, ना, हमेशा आगे बढ़ते रहना, यही मतलब होता है ओलंपिक चिन्ह का, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अमोघ वर्ष, जो अमोघ वर्ष थे वो किस राजवंश से संबंधित है, यानी अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है, राष्ट्रकूट, चोल, चेर, पांडव। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या, देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रकूट, है ना। अमोघ वर्ष का संबंध जो था किस वंश से था, तो राष्ट्रकूट वंश से था, इसलिए हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए हुआ, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है, 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च। अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या, देखिए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 27 मार्च को। विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है, 27 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 24 क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने, है ना, किस राज्य ने अंग्रेजों की मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था। भारत का कौन सा राज्य था जिसने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने के लिए, है ना, यानी फ्री ट्रेड करने के लिए एक सुनहरा फरमान जारी किया था, कौन था वो, कौन सा राज्य था, हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा कि अहमदाबाद। बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या, देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, गोलकुंडा, ठीक है। गोलकुंडा जो था, है ना, वो अंग्रेजों के लिए मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड करने के लिए सुनहरा फरमान जारी कर दिया था, ठीक है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी, गोलकुंडा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता, ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है ना, मोर, बतख, स्टार्क कि एमू। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो, देखिए इसका जो